अध्याय 5 जाति, आरक्षण और सामाजिक न्याय। भारत की संस्कृति, सभ्यता और विरासत में बहुत कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग सराहते हैं, उसे मानते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारी संस्कृति, सभ्यता और विरासत में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो सभी भारतीयों को एक होने से रोकती हैं, जो आपसी भाईचारे और बंधुत्व को रोकती हैं, जो इंसान के द्वारा इंसान के शोषण को जायज ठहराती हैं। भारतीय समाज में इस विभेदकारी तत्व का नाम ही जाति है। जाति की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था से मानी जाती है, जिसके तहत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे 4 वर्णों की परिकल्पना की गई है। इसके अनुसार ब्राह्मणों को शिक्षा, ज्ञान और उपदेश, क्षत्रियों को राजकाज और युद्ध तथा वैश्यों को व्यवसाय करने की जिम्मेदारी दी गई है। शूद्र कहे जाने वाले लोगों को ऊपर के इन 3 वर्णों की सेवा का काम नियुक्त हुआ है। इन 4 वर्णों के अलावा एक 5वां वर्ण भी है जिन्हें अछूत कहा गया। इनकी हालत सबसे खराब रही है। इन्हें गांव के मुख्य भाग से अलग दक्षिण दिशा में रहना पड़ता था। इनकी छाया तक को अपवित्र माना जाता था। सबसे पहले चतुष्वर्ण की यह परिकल्पना ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में व्यक्त की गई। बाद में इसी परिकल्पना को और व्यवस्थित रूप से मनुस्मृति में लिखा गया। मनुस्मृति में तो यहां तक बताया गया है कि एक ही जुर्म के लिए अलग अलग वर्ण को क्या सजा दी जाएगी। यही नहीं, महिलाओं और बच्चों के बारे में भी इस ग्रंथ में बहुत असंवेदनशील बातें कही गई हैं। आज हम जितनी जातियों को देखते हैं उन सभी जातियों का संबंध ऊपर दिए गए किसी न किसी एक वर्ण से होता है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो जातियों और वर्णों का ये क्रम बदलना संभव नहीं है। जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है वह मरने तक और मरने के बाद भी उसी जाति का व्यक्ति माना जाता है। इस जाति व्यवस्था में जो जाति जितनी निम्न है उसकी जिंदगी उतनी ही चुनौतीपूर्ण होती है। शूद्र और अछूत कही जाने वाली जातियों को संसाधनों और अवसरों के बंटवारे में सबसे कम हिस्सा मिला है। आदिवासियों की बात करें तो इनकी स्थिति ऊपर दिए गए इन वर्णों और जातियों से अलग रही है। इसकी वजह है आदिवासी समाज का मुख्यधारा से अलगाव। इस अलगाव की वजह से ही आदिवासी समाजों के भीतर मुख्यधारा के समाज की तरह जातिगत भेदभाव का प्रचलन नहीं रहा है। लेकिन समय के साथ साथ जो जो मुख्यधारा के समाज की पहुंच आदिवासी इलाकों तक हुई, इनके शोषण की कहानी भी शुरू हो गई। आदिवासियों द्वारा मुख्यधारा की सत्ता से लड़ी जा रही जल, जंगल और जमीन की लड़ाई इस शोषण का प्रतिकार है। भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई की एक लंबी परंपरा रही है, जिसमें बुद्ध, कबीर, रैदास, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसी हस्तियां शामिल हैं। इन तमाम लोगों के संघर्षों से जाति व्यवस्था भले ही खत्म न हुई हो, लेकिन इसकी जकड़न जरूर ढीली हुई है। गौरतलब बात यह है कि जाति व्यवस्था की इस जकड़न को अगर किसी ने सबसे ज्यादा कमजोर किया है तो वह है भारत का संविधान। भारतीय संविधान न सिर्फ किसी भी तरह के भेदभाव का निषेध करता है बल्कि वंचित तबकों को न्याय, अवसर की समानता और संसाधनों में हिस्सेदारी की भी बात करता है। वंचित तबकों को मिलने वाला आरक्षण संविधान प्रदत्त एक ऐसी व्यवस्था है जो अवसरों और संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे की बुनियाद पर टिकी है। भारत का संविधान सामाजिक रूप से भेदभाव के शिकार इन समूहों को सशक्त करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाता है, जिसमें सबसे अहम है आरक्षण। संविधान बनने के बाद यानी 1950 से ही दलित और आदिवासी समाज को सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में क्रमशः 15% और 7.5% का आरक्षण दिया जा रहा है। 1990 के दशक में मंडल कमीशन की अनुशंसा पर पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण देने की बात शुरू हुई और आगे चलकर पिछड़े वर्ग के तहत आने वाली जातियों को 27.5% का आरक्षण दे दिया गया। अभी हाल में ही 2019 में केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटे के नाम से 10% के आरक्षण का प्रावधान किया है। ये तो रही तथ्यात्मक बातें जिसे जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। गौरतलब बात यह है कि आरक्षण पर जब भी बात होती है आमतौर पर 2 गुट बन जाते हैं, एक आरक्षण समर्थक और दूसरा आरक्षण विरोधी। दोनों वर्गों के अपने अपने तर्क और अपनी अपनी समझदारी होती है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि आरक्षण समर्थक अवसरों और संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे के लिए अपने तर्कों को सिर्फ आरक्षण की व्यवस्था तक सीमित रखते हैं, मानो सिर्फ आरक्षण से ही वह वंचित तबकों को उनका वाजिब हक दिला देंगे। वहीं दूसरी तरफ आरक्षण विरोधियों का एक प्रमुख तर्क ये होता है कि जब शुरुआत में आरक्षण की सीमा 10 वर्षों तक के लिए तय की गई थी, तो उसे आगे क्यों बढ़ाया गया। इस तर्क के आधार पर वे आरक्षण को खत्म करने की वकालत करते हैं।
हमारी सोच इन दोनों तरह के लोगों से अलग है। हमारा मानना है कि 1000 सालों की गैर बराबरी को सिर्फ 10 सालों के आरक्षण से खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए अभी वह वक्त नहीं आया है कि आरक्षण को हटा दिया जाए, लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसे संशोधन किए जाने की जरूरत है जिससे हर वर्ग के सबसे जरूरतमंद को इसका लाभ मिल सके। आरक्षण का विरोध करने वाले साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में संविधान लागू होने से पहले हजारों सालों से एक खास तबके को वर्ण व्यवस्था के आधार पर विशेषाधिकार के रूप में आरक्षण मिलता आया है। हम उसका विरोध क्यों नहीं करते? आरक्षण का समर्थन करने वाले साथियों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ आरक्षण से कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ आरक्षण के दम पर आप वंचित वर्ग के लोगों की जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है आप गलत सोच रहे हैं। जो एक बड़ी आबादी अवसरों और संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे से वंचित रह गई है, आरक्षण उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इसके लिए कुछ और रास्तों की तलाश करें ताकि भारतीय समाज की इस भेदभाव रूपी कुरूपता को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर सके। एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय का सिद्धांत समाज में व्याप्त हर तरह के भेदभाव को खारिज करता है, चाहे वह भेदभाव रंग के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, संप्रदाय के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो या फिर किसी अन्य सामाजिक पहचान के आधार पर हो। सामाजिक न्याय इन भेदभावों के खिलाफ न्याय की एक ऐसी अवधारणा पेश करता है जिसके तहत हर इंसान को, चाहे वह किसी भी सामाजिक पहचान से जुड़ा हो, को भेदभाव से मुक्त एक बराबरी, भाईचारा और न्यायपूर्ण समाज में रहने के हक को रेखांकित किया जा सके। भारत में सामाजिक न्याय की लड़ाई की एक लंबी फहरिस्त रही है जिसकी परंपरा बुद्ध, कबीर, रैदास, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, रमाबाई, महात्मा गांधी आदि से जुड़ती है। जब हम आजादी की लड़ाई को देखते हैं तो पाते हैं कि एक तरफ अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक और आर्थिक आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव के खिलाफ सामाजिक बंधुता और समरसता की लड़ाई भी चल रही थी। इसी का परिणाम है कि आजादी के बाद भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय को एक जरूरी मूल्य के तौर पर शामिल किया गया। भारत में सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक न्याय की राजनीति से जुड़ता है। आजादी के बाद खासकर 90 के दशक से सामाजिक न्याय की राजनीति का एक मजबूत अध्याय शुरू होता है। सामाजिक न्याय की यह राजनीति जो चली तो थी सामाजिक भेदभाव को खत्म करने और हाशिए के लोगों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए, लेकिन समय के साथ साथ यह राजनीति भी बाकी राजनीतिक धड़ों की तरह तमाम विसंगतियों की शिकार हो गई। आज सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार के जाल में इस कदर उलझी हुई हैं कि सामाजिक न्याय का लक्ष्य उनके लिए दूर की कोड़ी साबित हो रही है। मेरा यह मानना है कि सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की प्राप्ति सिर्फ पार्टी या दल के दम पर नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना होगा और बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा और क्षेत्र देखे उन तमाम लोगों की मदद करनी होगी जो मुख्यधारा के विकास की प्रक्रिया से छूट गए। अगर आप यह मानते हैं कि ये देश सबका है तो आपको यह मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी इसी देश के ही नागरिक हैं, वो भी मां भारती के ही बेटे बेटियां हैं। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो जाति व्यवस्था के उलट किसी से कोई भेदभाव नहीं करती हो, जो सबको एक बराबरी, एक समान नजर से देखती हो, जो सबकी तरक्की का रास्ता खोलती हो, जो सामाजिक न्याय का रास्ता खोलती हो। आमतौर पर सामाजिक न्याय की बात होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान में आरक्षण से न्याय हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण से अन्याय हो रहा है, और कुछ लोगों का दिमाग जाति व्यवस्था के माध्यम से हो रहे अन्याय की तरफ जाता है। कुछ लोगों का मन व मस्तिष्क थोड़ा सा जोर देने पर इतिहास के पन्नों पर जाता है कि इतिहास में समाज में कब और किसके साथ अन्याय हुआ। भारतीय संविधान में और वर्तमान भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन मैं थोड़ा आप लोगों का दिमाग 3 उन बिंदुओं की तरफ ले जाना चाहता हूं जिस पर आमतौर पर हम आज चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं। पहली बात तो ये कि सारे पक्ष विपक्ष के बावजूद क्या हम सब लोगों को नहीं लगता कि न्याय सबको मिलना चाहिए? चाहे अन्याय किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी समाज के द्वारा और किसी व्यवस्था के द्वारा किसी के साथ भी हो रहा है, तो वह गलत है।
वह अन्याय चाहे दलित के साथ हो रहा हो, चाहे सवर्ण के साथ हो रहा हो, चाहे अगड़े के साथ हो रहा हो, चाहे पिछड़े के साथ हो रहा हो, चाहे बंगाली के साथ हो रहा हो, चाहे गुजराती के साथ हो रहा हो, चाहे स्त्री के साथ हो रहा हो, चाहे पुरुष के साथ हो रहा हो, चाहे बुजुर्ग के साथ हो रहा हो, चाहे बच्चे के साथ हो रहा हो, वह गलत है। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, जितनी तरह की विविधता हम देखते हैं, अगर किसी के भी साथ अन्याय हो रहा है तो वह ठीक नहीं है और उसके न्याय की गारंटी का रास्ता खुलना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि न्याय कौन देगा। अब तक 3 तरह की सत्ता की परंपरा रही है जिससे न्याय देने की उम्मीद की जा सकती है। पहली, धार्मिक सत्ता, जिसे अधिकतम लोग मानते हैं। धार्मिक सत्ता दावेदारी करती है कि धर्म की शरण में आ जाओ, सबको न्याय मिलेगा, सबको मुक्ति मिलेगी। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि वहां भी सबको न्याय और मुक्ति नहीं मिल पाती। दूसरी, न्याय की परंपरा है हमारे समाज की ताकत। आमतौर पर हम सभी लोग समाज के अंदर जाति व्यवस्था की बात करते हैं। आज जाति के अलंबरदार ये दावेदारी करते हैं और यह भ्रम पैदा करते हैं कि हम अपनी जाति के लोगों के लिए न्याय की बात करते हैं। सवर्ण जातियों के जो लोग आज न्याय की मांग कर रहे हैं, वे यह नहीं समझना चाहते कि दलित और पिछड़ी जातियों के साथ सदियों से अन्याय हुआ है। वे सभी आज आरक्षण व्यवस्था आने पर अपने साथ अन्याय महसूस कर रहे हैं। आज सवर्ण समाज को लगता है कि आरक्षण से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी प्रतिभाओं को दबाया जा रहा है। दूसरी तरफ तमाम दलित समाज, पिछड़ा समाज को लगता है कि हमारे साथ सदियों से अन्याय किया गया है, हमारे साथ जानवर से बदतर व्यवहार किया गया। लेकिन एक बात ठंडे दिमाग से सोचनी चाहिए कि जो सवर्ण समाज अन्याय की बात कर रहा है, क्या अपने समाज के साथ न्याय करने को तैयार है? आप अपने मोहल्ले में जाइए या भारत के किसी गांव में जाइए या जहां से आपका जुड़ाव रहा हो, किसी ब्राह्मण की बस्ती में जाइए, किसी क्षत्रिय की बस्ती में जाइए या किसी दलित की बस्ती में जाइए। गांव में अलग अलग टोले हैं। एक ब्राह्मण की बस्ती में रहने वाले सभी ब्राह्मणों के साथ क्या ब्राह्मण समाज न्याय करता है? क्या एक क्षत्रियों के गांव में रहने वाले सभी क्षत्रियों को न्याय मिलता है? एक दलित बस्ती में रहने वाले सभी दलितों के साथ क्या न्याय हो रहा है? एक पिछड़ा समाज के गांव में रहने वाले पिछड़े समाज के लोग क्या एक पिछड़े के साथ न्याय करते हैं? क्या जाटव समाज के लोग सभी जाटव के साथ न्याय करता है? क्या यादव समाज सभी यादवों के साथ न्याय करने को तैयार है? बहुत कम लोग न्याय करने के लिए तैयार हैं। दूसरी न्याय की परंपरा है हमारे समाज की ताकत। आमतौर पर हम सभी लोग समाज के अंदर जाति व्यवस्था की बात करते हैं। आज जाति के अलंबरदार ये दावेदारी करते हैं और यह भ्रम पैदा करते हैं कि हम अपनी जाति के लोगों के लिए न्याय की बात करते हैं। सवर्ण जातियों के जो लोग आज न्याय की मांग कर रहे हैं, वे यह नहीं समझना चाहते कि दलित और पिछड़ी जातियों के साथ सदियों से अन्याय हुआ है। वे सभी आज आरक्षण व्यवस्था आने पर अपने साथ अन्याय महसूस कर रहे हैं। आज सवर्ण समाज को लगता है कि आरक्षण से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी प्रतिभाओं को दबाया जा रहा है। दूसरी तरफ तमाम दलित समाज, पिछड़ा समाज को लगता है कि हमारे साथ सदियों से अन्याय किया गया है, हमारे साथ जानवर से बदतर व्यवहार किया गया। तीसरी शक्ति है जो न्याय दे सकती है, राजनीतिक व्यवस्था। जब धार्मिक सत्ता से न्याय नहीं मिल पाया, समाज से न्याय नहीं मिल पाया, तब वहां से एक आधुनिक चिंतन पैदा हुआ कि एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो ऐसे सभी लोगों को न्याय दे सके जिनके साथ अन्याय हुआ है, और वहां से राजसत्ता की उत्पत्ति हुई, वहां से सरकारों की उत्पत्ति हुई। भारतीय संविधान के माध्यम से सत्ता और सरकार के द्वारा न्याय देने की कई व्यवस्थाएं की गई हैं, और उन व्यवस्थाओं का खासकर भारतीय समाज में प्रभाव भी पड़ा है। आज भारतीय समाज के अंदर अगर दलित पिछड़े समाज को थोड़ी बहुत राहत मिली है, तो यकीन मानिए कि यह संविधान और भारत के भविष्य के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिनके साथ सदियों से अन्याय हुआ उनको थोड़ा सा तो न्याय मिला है। भारतीय समाज के अंदर आरक्षण की व्यवस्था ने कुछ समाधान किया है, लेकिन केवल आरक्षण से भारतीय समाज के अंदर न्याय की गारंटी नहीं दी जा सकती है। क्योंकि अगर आप विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि आज की तारीख में जितने भी साधन हैं, चाहे वे धार्मिक सत्ता के द्वारा दिए गए हों, चाहे वे जातीय सत्ता के द्वारा दिए गए हों, चाहे राजनीतिक सत्ता के द्वारा दिए गए हों, चाहे वे संविधान द्वारा दी गई आरक्षण की व्यवस्था द्वारा हो, या चाहे वे संविधान में प्रस्तावना से लेकर के जितने भी तमाम कानून बने हैं उनके द्वारा दिए गए हों, वे सब मिलकर भी किसी भी जाति व समाज के लोगों को पूरी तरह से न्याय देने में सक्षम नहीं है, इसलिए उनका न्याय अधूरा है।
इस बात को ठीक से सोचना है कि सक्षम बनाने के लिए आरक्षण व्यवस्था के सामाजिक रूप से लोगों को अवसर मिले हैं, लेकिन सभी दलितों को नहीं मिले हैं और न मिल सकते हैं। आरक्षण व्यवस्था से पिछड़ों को आगे बढ़ने के अवसर तो मिले हैं, लेकिन सभी लोगों को अवसर नहीं मिले हैं और न मिल सकते हैं। ये जो भी व्यवस्था आज चल रही है, ये व्यवस्था समाज के दलित, पिछड़े, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अलग अलग जाति एवं धर्म के लोगों को न्याय देने में आंशिक रूप से ही सफल हुई है और इससे अधिक इसकी क्षमता नहीं है। आज एक नई चीज खड़ी करने की कोशिश हो रही है कि आज जो व्यवस्था है वह तुम्हारे साथ अन्याय कर रही है, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। पूरे देश के अंदर प्रचार चल रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। दूसरा कह रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, इसलिए खड़े हो जाओ। खड़े होकर करना क्या है? हमारे लिए प्रचार प्रसार करो, हमारे लिए वोट इकट्ठा करो, हमारी कुर्सी और सत्ता को स्थापित करो, न्याय तुम्हें मिल जाएगा। मैं बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं कि इस रास्ते से भारत के अंदर सामाजिक न्याय की गारंटी अब नहीं हो सकती। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह सामाजिक न्याय की गारंटी सुनिश्चित कर पाना संभव है। मुझे लगता है कि यह संभव है और इसके लिए नई चेतना व नए विचार की जरूरत है। उस नई सोच के आधार पर एक नए सिरे से सामाजिक न्याय की गारंटी पर चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार एक ऐसी व्यवस्था बन सकती है जिसमें किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं होगा। यदि हम एक नई चेतना विकसित करेंगे तो नई सत्ता विकसित होगी और नई सत्ता से समाधान विकसित होगा और सभी को सामाजिक न्याय मिल सकेगा। उसके लिए इस समाज के अंदर सकारात्मक राष्ट्रवाद की वैचारिक चेतना की जरूरत है। इस प्रकार सामाजिक न्याय की गारंटी देश के सभी नागरिकों के सुख, शांति, अमन, चैन का रास्ता देती है। जरा सोचिए, अगर गांव के अंदर जाति के आधार पर जो भेदभाव है वह खत्म होता है, तो गांव के सुख शांति से आगे बढ़ने का रास्ता साफ होता है। अगर हम सभी भारत का विकास चाहते हैं और अपना विकास चाहते हैं तो सभी लोगों की सहभागिता जरूरी है। इस देश के अंदर सबके विकास के रास्ते की गारंटी हो सकती है अगर हम सब लोगों में एक सकारात्मक चेतना पैदा हो कि सामाजिक न्याय जितना जरूरी हमारे लिए है, उतना ही दूसरे के लिए भी जरूरी है। इस बात को महसूस करने की जरूरत है कि अगर 70 सालों में हमें इतना दर्द हो रहा है, तो पिछले कई 100 सालों से जिस वर्ग का शोषण हुआ है, उसे कितना दुख हुआ होगा। ये महसूस हमें भी करना पड़ेगा और दूसरों को भी करना पड़ेगा, और ये महसूस उनको भी करना पड़ेगा जिनके साथ कई 100 सालों से अन्याय हुआ है। यदि हम किसी दलित जाति के मोहल्ले में सर्वेक्षण करें तो पता चलता है कि इस आरक्षण का लाभ 100 में से लगभग 5 लोगों को ही मिल पाया है, और तर्क दिया जाता है कि इन 5 परिवारों के न्याय को खत्म कर दो तो 95 को न्याय मिल जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे। मेरा इससे अलग चिंतन है कि भारतीय समाज, भारतीय राजनीति और भारतीय चिंतन के जो प्रवक्ता हैं, उन्हें इस बात पर सोचने की जरूरत है कि आज चुनौती हमारे सामने है कि इन 5 लोगों को जो न्याय मिला है, इनके साथ साथ 95 लोगों के परिवारों के लिए न्याय का रास्ता कैसे ढूंढा जाए। मेरा मानना है कि इसके 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला ये कि इस देश के अंदर हर बच्चे को सरकारी खर्चे पर उच्च गुणवत्ता की शिक्षा की गारंटी दी जाए। अंधेरे में नई रोशनी का पहला दरवाजा सबके लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के गारंटी से खुलना शुरू होता है। दूसरा रास्ता, देश के अंदर हर नागरिक को एक न्यूनतम आर्थिक न्याय की गारंटी होनी चाहिए। क्योंकि मेरा जो चिंतन है वह ये कहता है कि सामाजिक गैर बराबरी में आर्थिक गैर बराबरी का एक अहम योगदान होता है। पूरा योगदान नहीं होता है, लेकिन एक अहम योगदान होता है। यहाँ यदि आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करना है तो इसके लिए भारत को आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाना होगा। इसका समाधान पर्यावरण अनुकूल तथा क्षेत्र विशिष्ट तकनीक का आविष्कार करके हो सकता है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर भारत से ज्यादा विविधता से भरा कोई देश नहीं है, और भारत इस काम को कर सकता है। यकीन मानिए, इस प्रकार प्राचीन समय से जो भारत देश की सोच रही है, परिकल्पना रही है, सवे भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामयाः सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, उस सपने को भारत पूरा करने की तरफ बढ़ सकता है। और मुझे उम्मीद है कि यदि हम सब अपने चिंतन को, अपनी आत्मशक्ति को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो उस रास्ते को हम खोल सकते हैं।